हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। नफरत शायद छोटा शब्द है जो मुझे उससे हुई थी। मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देती। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था और मेरे कानों ने सुना, मैं सोच चुकी थी कि उसे नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी बहुत ही तेज तरार इंसान था, इसलिए मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। वो इस वक्त किचन में बर्तन धो रहा था जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और किचन में जाने लगी। उसे देखकर मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई थी। मैंने उसे आवाज देकर कहा, अमन। वो फौरन से पलटा था। कहने लगा, जी बीबी जी, कहिए। वही हसीन चेहरा, वही झूठी मुस्कुराहट जो हर वक्त इसके चेहरे पर सजी रहती थी। मुझे इसे देखकर गुस्सा आने लगा। मैंने बड़े गुस्से से इसे कहा कि एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा, फिर कुछ अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, बीबी जी, रात का 1 बज रहा है। इस वक्त आपके कमरे में आना कुछ सही नहीं होगा। मैंने उससे कहा, मेरे बाबा तुम पर अंधा भरोसा करते हैं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने एक ऐसा कदम उठाया था जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, या आर या पार, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। मैं बिल्कुल बेबस होकर ये कदम उठा रही थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है। इस वक्त मेरे कमरे का बस नाइट बल्ब ही चल रहा था। जैसे ही अमन चाय का कप अंदर लेकर आया, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। सामने बेड पर मैंने कंबल को इस अंदाज से रखा था जैसे कि कोई इंसान लेटा हो। वो मेरे बेड की तरफ बढ़ा तो मैंने फौरन से कमरा लॉक कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो फौरन से पलटा तो मैंने अपना दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया और अपने कपड़े फाड़ने लगी। मुझे अपने जज्बात पर बिल्कुल भी काबू ना हो रहा था। अमन ये देखकर डर गया। उसने चाय का कप एक तरफ रखा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैं इसके सीने से लग गई। और फिर जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे नहीं मालूम था कि आदमी आगे जाकर मेरी जिंदगी में क्या करने वाला है। मेरी उम्र इस वक्त 15 साल थी और मैं बाबा की लाई हुई गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मेरे बाबा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई है। जैसे ही मेरे बाबा की गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती थी तो मैं खुशी से उछल पड़ती थी और सारा खेल छोड़कर फौरन से गेट की तरफ भागती थी। आज भी मैं खुशी से बाबा की तरफ जाने लगी, लेकिन बाबा के साथ एक लड़के को देखकर मेरे कदम रुक गए थे। काले रंग की शर्ट में वो लंबा चौड़ा लड़का, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के दरमियान होगी। वो नौजवान एक अंग्रेज जैसा था। मेरे बाबा के साथ गाड़ी से उतरा। मुझे बाबा ने पास बुलाया और प्यार किया और लॉन्ज में आ गए। बाबा ने मेरी माँ को आवाज दी और कहा, ये हमारे घर का नौकर है और आज से घर के सारे काम यही करेगा। मेरी उम्र इस किस्म की थी कि मुझे अब लड़कों को देखकर थोड़ी सी घबराहट होती थी। शायद ये लड़कपन की दहलीज पर पहला कदम था। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था और कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। इसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। मैं इसे देख रही थी और अभी तक इसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं इसे देखे ही जा रही थी। मेरे बाबा ने मेरी घबराहट को भांपते हुए कहा, किसका नाम अमन है और ये आज से घर के सारे काम करेगा और तुम्हें स्कूल भी छोड़कर आएगा और लेने भी आएगा। अमन तुम्हारे भाई जैसा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बाबा ने ऐसा बोला तो मैंने एक नजर फिर से अमन की तरफ देखा और इसने नजरें उठाकर मेरी आंखों में देखा और ये पहली बार था जो हमारी आंखें चार हुई थी। मैंने देखा इसकी आंखों में लाली थी, जैसे कि कोई नशा हो, जिसकी आंखें ज्यादा नशा करने के बाद ऐसी हो जाती है। मुझे इसकी आंखों से न जाने क्यों डर सा लग रहा था। मैंने फौरन से नजर झुका ली। वो मुस्कुराने लगा। बाबा की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उम्र के जिस हिस्से में थी कि मैं थोड़ी सी भटक सी गई थी, वरना इससे पहले मैं लड़कों से लड़ती झगड़ती रहती थी, गली के लड़कों को मार भागती थी, अपने कजिन से भी बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी। लेकिन जब से मैं 15 साल की हुई थी तब से मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे थे और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैं लड़कों के करीब होने लगी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। अमन ने देखते ही देखते सारा घर संभाल लिया था। वो खाना भी बनाता था और घर की भी रखवाली करता था, बिल वगैरह जमा करवाया करता था, यानी कि वो एक फनकार लड़का था। मैं इसे देखकर हैरान हो जाती थी कि एक लड़का इतने सारे काम एक वक्त पर कैसे कर लेता है, लेकिन वह बहुत ही तेज था। शुरू में मैं अमन को देखकर घबरा गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब मुझे इससे कोई मसला नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था।
मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी। अब मैं इससे रोज बात भी कर लिया करती थी। वो रोजाना मुझे सुबह स्कूल छोड़ने जाता था और वापसी पर मुझे लेने भी आता था। कभी मुझे किसी सहेली के घर जाना होता तो बाबा इस मामले में भी अमन पर ही भरोसा करते थे। अगर मुझे किताबें या कुछ और खरीदने के लिए बाजार जाना होता तब भी बाबा कहते कि अमन के साथ चली जाओ। अब मेरा कोई भी काम अमन के बगैर पूरा नहीं होता था। मुझे वो अपना रखवाला सा लगने लगा था। एक बार मैं स्कूल की छुट्टी के वक्त जैसे ही मेन गेट से बाहर आने लगी, मेरे पीछे खड़े लड़के ने मुझे धक्का दे दिया और खुद आगे बढ़ गया। मैं सड़क पर गिर गई। मेरे सर पर चोट लग गई। ये देखकर अमन को इतना गुस्सा आया कि इस लड़के को इसने पीट के रख दिया। कहने लगा, तुम होते कौन हो, पलक को धक्का देने वाले। मैं अब दर्द भूलकर इस लड़के को देखने लगी जिसे अमन मार मार कर लहूलुहान कर चुका था। मैं उठकर अमन के पास आ गई। मैंने कहा, छोड़ो उसे, क्या जान से मार डालोगे? वो कहने लगा, हाँ, जान से मार डालूंगा उसे, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं चुप हो गई। मेरे मामले में वो ऐसा ही था। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखता तो अमन इसे यूं घूरता जैसे नजरों से ही उसे मार डालेगा। मुझे कभी कभी अपने बाबा का अमन को घर रखने का फैसला ठीक भी लगता था। जितना बाबा अमन को पसंद करते थे, मेरी माँ को अमन एक आंख नहीं भाता था, सिर्फ इसलिए कि वो बाबा का खास आदमी था। बाबा खुद उसे न जाने कहां से लेकर आए थे। माँ बाबा से कहती थी कि जवान लड़के के साथ अकेली बेटी को ना भेजें, लेकिन बाबा का हर बार एक ही जवाब होता था कि उन्हें अमन पर अंधा भरोसा है। अमन को गाड़ी चलानी भी आती थी। इतनी सी उम्र में न जाने उसने इतने सारे काम कैसे और कहां से सीख लिए थे। मेरे बाबा एक पढ़े लिखे सरकारी ऑफिसर थे और मेरी माँ गांव की एक बिल्कुल ही अनपढ़ औरत थी। लेकिन वो बाबा की चाचा की बेटी थी और दोनों की बचपन में मंगनी हुई थी और मजबूरी में बाबा को उनसे शादी करनी ही पड़ी। मेरी माँ के पास खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था और इस खूबसूरती ने मेरे बाबा को शायद उनसे शादी करने पर राजी कर दिया था। लेकिन शादी के बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बाबा अपने पढ़े लिखे दोस्तों की पार्टी में माँ को लेकर नहीं जाते थे। कहते थे, तुम में मेरे दोस्त की बीवियों से मिलने जुलने और बात करने की तमीज नहीं है, तुम मेरी इंसल्ट करवा दोगी। क्योंकि माँ कहीं जाती थी तो बहुत अजीब से कपड़े पहनती ओढ़ती थी, बिल्कुल गंवारों जैसे। मैंने हमेशा से अपनी माँ को कसूरवार समझा था कि वो हर वक्त गंवार औरतों की तरह चीखती चिल्लाती थी और मैं सोचती थी कि मेरी माँ के साथ आखिर क्या परेशानी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होता था कि परेशानी मेरी माँ के साथ नहीं थी, बल्कि मेरे बाबा के साथ थी। मेरे बाबा गांव से पढ़ लिख कर निकले थे और सरकारी ऑफिसर बन गए और उनकी जिंदगी वैसी ही थी जैसे सरकारी ऑफिसर्स की होती है। उन्होंने घर गाड़ी सब कुछ ले लिया था, लेकिन एक चीज जो पैसा आने के बाद हर मर्द के अंदर आ जाती है, वो है रोजाना एक नई औरत की ख्वाहिश। गरीबी में एक मर्द अपनी बीवी के साथ गुजारा कर लेता है, लेकिन जैसे ही इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है तो इसका एहसास होने लगता है कि इसकी बीवी इसके काबिल नहीं है और वो अपने पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। इसी वजह से मेरे बाबा ने बहुत सारी महबूबाएं बना रखी थी और जब मेरे बाबा के अय्याशों की खबर मेरी माँ को मिलती थी तो उनको और गुस्सा आता था और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते थे। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगर बाहर मेरे बाबा का किसी के साथ कोई अफेयर था भी तो इस बात की खबर मेरी माँ को कैसे मिल जाती है। कौन ये खबरें मेरी माँ को ला कर देता है। हालांकि मेरे बाबा तो बहुत ही ज्यादा ऐसी खबरों को छुपा कर रखते थे। फिर आखिर कौन था जो मेरे बाबा के अंदर की बातों को मेरी माँ तक पहुँचाता था। बहरहाल वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ी हो गई थी। मुझे बातों की और सारे मसलों की समझ आने लगी थी। मैं उन लड़कियों में से थी जो चाहती थी कि उनके घर में चैन और सुकून हो, उनके माँ बाबा के बीच मोहब्बत हो और सब ठीक हो। लेकिन कुछ वक्त से मेरे घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया था। मेरी माँ तो पहले ही लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन वो छोटे मोटे मसले होते थे। कभी बाबा घर के लिए खर्च कम दिया करते थे तो माँ इस बात पर गुस्सा होती थी और उनके बीच लड़ाई हो जाती थी। तो कभी किसी और बात पर लड़ाई हो जाती थी और वो एक नॉर्मल लड़ाई में शामिल होती थी। उनका चीखना चिल्लाना, चीजों को तोड़फोड़ करना और फिर मेरे बाबा का अपने आप को गोली मारने की धमकी देना और मेरी माँ का जहर खाने की धमकी देना, दोनों मारने मरने पर आ जाते थे और मेरी माँ की बर्दाश्त दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। मैं अपनी माँ को समझाती थी कि सब्र करो, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे बाबा के दूसरी औरतों के साथ गलत संबंध है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर माँ को ये खबर देता कौन है। फिर कुछ वक्त से मैंने ये बात नोट की थी कि मेरी माँ जो अमन के आने से खुश नहीं थी और वो हर शख्स जो मेरे बाबा को पसंद होता है उससे मेरी माँ नफरत करती थी। पर अब मेरी माँ अमन से खुश रहने लगी थी।
एक दिन मैंने देखा अमन माँ के कमरे में था, उन्हें कोई बात बता रहा था और मेरी माँ भी समझने के अंदाज में अमन की बातें सुन रही थी। और फिर एकदम मेरी माँ के चेहरे का रंग लाल हो गया कि जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया हो। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे बाबा घर आए तो मेरी माँ ने कोहराम मचा दिया था और मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं, ये अमन ही है। वो मेरे माँ बाप दोनों का चहीता बनकर बैठा हुआ था। मेरे बाबा की बातें मेरी माँ को बताता था और मेरी माँ की बातें मेरे बाबा को बताता था, और इस बीच में दोनों से बहुत ज्यादा पैसे भी ऐंठता था। मेरे बाबा की जासूसी के लिए मेरी माँ अमन को पैसे देती थी और फिर अमन पैसे लेकर मेरी माँ को मेरे बाबा की सारी सच्चाई बता देता था और अपना नाम छुपाने को कहता था। इसी तरह घर में होने वाली तमाम चीजों की खबर अमन मेरे बाबा को दिया करता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरी माँ से मिलने कैसे लोग आते थे, उनके कजिन्स वगैरह जिनका आना मेरे बाबा को अच्छा नहीं लगता था। और मेरे बाबा ने बहुत मना किया मेरी माँ को कि अपने कजिन्स को ना बुलाया करे, लेकिन मेरी माँ भी बाज नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तब मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे घर में आग अमन की लगाई हुई है। मैं सोचती थी कि वो इतनी जल्दी सारे काम कैसे कर लेता है। वो खाना होटल से लेकर आता था और मेरी माँ को ये बताता था कितना अच्छा खाना उसने खुद बनाया है। यकीनन वो पैसे भी चोरी करता होगा, लेकिन सबकी आंखों पर इसके यकीन की पट्टी बंधी हुई थी और मेरे माँ बाबा दोनों को इस पर अंधा भरोसा था। अब ना मेरे बाबा को पता था कि अमन उनकी सारी खबरें मेरी माँ को देता है और ना ही मेरी माँ को पता था कि अमन घर आने जाने वाले का पता मेरे बाबा को बता देता है। यानी कि वो बिल्कुल पक्का खिलाड़ी था और इस तरीके से खेल खेलता था कि किसी को इस पर जरा सा भी शक ना हो। लेकिन मैं सारा मामला जान गई थी और मुझे इसका पत्ता इस घर से कटवाना था, जो कि आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने सोचा कि अमन से सीधा बात करती हूँ और उसे वार्निंग देती हूँ। अगर वो बाज आ गया तो ठीक है, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे हर हाल में अपने घर को बचाना था। मेरे 2 भाई थे जो मुझसे छोटे थे और वो इन चीजों से बहुत दूर रहते थे। उनकी अपनी एक दुनिया थी और वे अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन मैं बेटी थी और मुझे अपने घर की फिक्र थी। एक दिन मैं अमन के पास गई, वो किचन में खाना बना रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो इस तरह से मुझे देखकर चौंक गया। उसने हमेशा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। कहने लगा, पलक देखो, मैं खाना बना रहा हूँ और वही बनाऊंगा और तुम्हें खाना पड़ेगा, अलग से कोई फरमाइश मत रखना। वो समझ रहा था कि मैं उससे खाने की कोई नई चीज बनवाने के लिए आई हूँ। वो मुझसे बच्चों जैसा बर्ताव करता था, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं रही थी। मुझे देखकर इसने पूछा कि मैं किचन में क्यों आई हूँ, क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है। वो बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहा था। मैं इसकी आंखों में देखने लगी। मेरी मौजूदगी से वो उलझ रहा था और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं मेरे माँ बाबा में से कोई आ ना जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल इसके पास खड़ी थी। वो जैसा भी था, लेकिन उसने मुझ पर गलत निगाह डालने की गलती कभी नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि मुझ पर गलत नजर डालने का मतलब था इस नौकरी से हाथ धोना। और ये जो ऐशो आराम की जिंदगी वो गुजार रहा था, न सिर्फ ये इससे छिन जाती, बल्कि मेरे बाबा उसे जान से भी मार देते अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। अमन वहाँ खेलता था जहाँ उसे खेलना चाहिए था। वो बड़ा खिलाड़ी था और गलती नहीं करता था, लेकिन मैं इससे भी बड़ी खिलाड़ी थी। वो तेज था, लेकिन मैं इसकी सोच से भी ज्यादा तेज थी। जब मैं काफी देर तक उसे देखती रही तो वो परेशान हो गया और बोला कि यहाँ से चली जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो। मैंने कहा कि मेरे घर में आग ना लगाओ अमन, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके सब्जी काटते हाथ एक पल को रुक गए और उसने अजीब नजरों से मुझे देखा, जैसे हैरान हो गया हो। उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि वो क्या खेल खेल रहा है। पहले वो कुछ सोचने लगा और फिर कहने लगा कि क्या बोल रही हो तुम पलक, कौन सी आग लगाई है मैंने तुम्हारे घर में। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता था और मुझे शुरू से ही पल्लू कहकर पुकारता था। मेरा नाम पलक था, लेकिन सब घर वालों की तरह वो भी मुझे पल्लू कहता था। मैंने कहा कि तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझे पल्लू कहने का। मेरा नाम तमीज से लो, तुम नौकर हो, अपनी औकात में रहो। मुझे लग रहा है कि इस घर में आकर तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरी बातें उसे किसी कांच की तरह चुभ रही थी। उसने फिर मुझे वहां से जाने का कहा, लेकिन मैं इधर से उधर ना हुई। जब उसने देखा कि मैं जाने को तैयार नहीं हूँ तो वो खुद वहां से जाने लगा, तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो वापस अपनी जगह पर आया और गुस्से से सब्जी काटने लगा और अब वो बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे देख रहा था जैसे मैं वहां हूँ ही नहीं। वो मुझे नजरअंदाज करके अपने कामों में लग गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने सीधा उसका गिरबान पकड़ लिया और इससे कहा
कि आज के बाद अगर मेरे माँ बाबा के बीच कोई झगड़ा करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं छोड़ रही थी। इतने में उसका हाथ उठ गया। उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने उसका गिरबान छोड़ दिया। मैंने गुस्से से कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। मैं इस पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि अचानक मेरी नजर उसके हाथ पर गई। वो छुरी से अपना हाथ जख्मी कर चुका था, अपना वो हाथ जिससे उसने मुझे थप्पड़ मारा था। इसे घायल करके वो नजरें झुका कर देख रहा था। मैं देखकर हैरान हो गई कि एक ऐसा इंसान था और इसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसके हाथ से खून बह रहा था और अभी तक छुरी पर इसकी मजबूत पकड़ थी। कहने लगा, इसी हाथ से तुम्हें मारा है ना मैंने, लो इस हाथ को सजा दे दी। अब खुश। इसकी गीली आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उसे वहां छोड़कर अपने कमरे में भाग आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी तो देखा इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वो मुझे रोज गाड़ी में कॉलेज छोड़ने जाता था। मैंने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा कि इंसान ऐसा काम ही ना करे जो उसके बाद इसे पछताना पड़े। मेरी बात पर इसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं काफी दिन खामोश रही। मुझे लगा वो सुधर गया है। घर में चैन और शांति थी। काफी दिन से मेरे माँ बाबा के बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। सब ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक बहुत बड़ा झगड़ा सुबह सुबह ही शुरू हो गया और सारे घर का चैन सुकून बर्बाद होकर रह गया। मैं इस लड़ाई की वजह जानना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। बात मारपीट तक आ गई थी और मेरे बाबा मेरी माँ को तलाक देने ही लगे थे कि मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और चीख चीख कर रोने लगी कि अपनी लड़ाई खत्म कर दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे आंसू देखकर मेरे बाबा का दिल तो पिघल गया, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो मुझे उदास नहीं देख सकते थे। फिर काफी दिन तो जैसे घर को सांप सूंघ गया था। मैंने अपनी माँ से वजह पूछी इस लड़ाई की, तो एक बार फिर से मुजरिम अमन ही निकला। अमन ने मेरी माँ को बताया कि मेरे बाबा ने एक तवायफ से शादी कर ली है। ये आग भी अमन की लगाई हुई थी, यानी कि वो मेरे वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरा था। कहते हैं चोर चोरी से जाए, लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। मेरा जी चाहा अमन को जान से मार डालूं। कुछ पैसों के खातिर वो मेरे माँ बाबा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो आदमी ड्रामेबाज था, झूठा था। अमन पर मेरी धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। उसे लगा मैं कमजोर सी लड़की हूँ और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं इसके साथ अब क्या करने वाली थी वो सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया कि इसे पूरा करने के बाद अमन का पत्ता पूरे तरीके से इस घर से कटने वाला था। कुछ दिन में सब रोज की तरह होने लगा था। इससे पहले कि और कुछ बुरा होता, मुझे अब जल्दी अपना काम करना था। ऐसे ही एक रात ही रात के 11 बज रहे थे। मेरे बाबा माँ अपने कमरे में थे और अमन अपने किचन में था। मैं इसके पास गई और बोली कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छी सी चाय बना दो। सर्दियों की रातें थी और मैं अक्सर इससे चाय का कहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे मेरे लिए चाय बनाने किचन में चला गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और अमन का इंतजार करने लगी। मैंने घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। आज की रात अमन की इस घर में आखिरी रात होने वाली थी। ठंड की रात थी और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। थोड़ी ही देर में अमन मेरे कमरे में चाय लेकर आया। जैसे ही वो आया, मैं तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और कुंडी लगा दी और अपने कपड़े फाड़ कर इसके सीने से लग गई और जोरदार चीखें मारी और चीखते हुए कहने लगी कि बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो बाबा, ये आदमी मुझे। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि अमन बुरी तरह से घबरा गया था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख बंद करनी चाही। मेरी चीखों को सुनकर मेरे माँ बाबा भागते हुए मेरे कमरे तक आए, लेकिन मैंने खुद दरवाजे को बंद कर रखा था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अमन को समझ नहीं आया कि मैं क्यों चीख रही हूँ। वो मेरे माँ बाबा की आवाज सुनकर घबरा कर रह गया था, जो दरवाजे के पीछे से पूछ रहे थे कि पलक क्या हुआ है। अमन जल्द ही मामला समझते हुए मुझसे पीछे हटा और दरवाजे तक आया ताकि खुलकर अपनी सफाई पेश कर सके। मैंने तेजी से आकर अमन को धक्का दिया और दरवाजा खोला। इससे पहले कि अमन बाहर जाता, मैं जल्दी से बाहर निकली और बाबा से लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा कि बाबा, अमन ने मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा है। मैं बहुत बुरे तरीके से अपने बाबा के साथ लिपट कर रोई जा रही थी और मेरे बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उनकी आंखों में खून उतर आया था और वह लाल आंखों से अमन को देखे जा रहे थे। अमन कहने लगा, नहीं मालिक, मैं पलक के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रही है। बाबा ने मुझे अपने आप से अलग किया और अमन को गिरबान से पकड़कर नीचे गिराया और लातों और मुक्कों से उसे मारने लगे। बाबा अमन से कहते जा रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की।
अमन ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी बेटी ने खुद मुझे कमरे में बुलाया था। अमन की बात सुनकर मेरे बाबा ने और जोर से उसे मारना शुरू कर दिया और बोलते जा रहे थे कि मेरी बेटी बुलाएगी तुझे, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाता है, मेरी बेटी तुझे कमरे में बुलाएगी। बाबा वही बोल रहे थे जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर बाबा ने पुलिस को फोन किया कि उनका नौकर उनके घर से पैसे और सोना लेकर रात को फरार हो रहा था, वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। फिर मेरे बाबा ने माँ से कहा कि एक शॉपर में जितना पैसा और सोना है वो डाल कर ले आओ, ताकि पुलिस को यकीन आ जाए और पलक की बदनामी ना हो। मेरी माँ ने वैसा ही किया। पुलिस का नाम सुनकर अमन घबरा गया और उसने कहा कि साहब, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले ना करो, पुलिस मेरी खाल उधेड़ कर रख देगी। बाबा ने कहा कि तुम्हारी खाल ही तो दुड़वानी है, मेरा दिल तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं और तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूं। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और बाबा ने अमन को पुलिस के हवाले कर दिया और ये मंजर मेरे लिए बहुत खुशी का था। पुलिस इसके हाथों में हथकड़ियां डालकर इसे ले जा रही थी और इसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब तक वो पुलिस की गाड़ी में बैठ नहीं गया मुझे ही देखे जा रहा था। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अमन को मात दे दी है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। अभी एक और काली रात भी आने वाली थी जो अमन को इस घर में गुजारनी थी। अमन के जाने के बाद मेरे घर में सुकून हो गया था और मैं बहुत खुश थी कि अमन का पत्ता कट गया है और 2 साल इतने सुकून से गुजरे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मुझे नहीं पता कि अमन के साथ क्या हुआ है जेल में, लेकिन इतना पता था कि मेरे बाबा के कहने पर इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इस बार मेरे बाबा ने किसी आदमी को नौकर रखने की गलती नहीं की थी। वो एक औरत को लेकर आए थे जो घर का सारा काम करती थी और फिर मेरे बाबा के बीच भी रिश्ता अच्छा हो गया था और हर तरफ सुकून ही सुकून था। अमन नाम की बला हमारी जिंदगी से निकल चुकी थी। मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी और बाबा ने फैसला किया कि वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे और इस मकसद के लिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर शादी करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसके बाद मेरे बाबा के दिल में डर सा बैठ गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मेरे बाबा को मिल गया था। लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पर था और देखने में भी बहुत अच्छा था और सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया कि जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी शादी की जोरों से तैयारियां शुरू हो गई थी और रोजाना मेरी माँ शॉपिंग पर निकल जाती थी। कभी मैं उनके साथ जाया करती थी और कभी मेरा दिल नहीं चाहता था तो मैं नहीं जाती थी। एक ऐसी ही रात थी जब मेरी माँ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी और मेरे बाबा शहर से दूर किसी काम के लिए गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे साथ वही नौकरानी थी जिसको मेरे बाबा कुछ साल पहले लेकर आए थे। मेरे माँ बाबा जब भी घर से बाहर जाते थे तो वो नौकरानी को मेरे साथ छोड़कर जाते थे और मुझे भी नौकरानी के साथ डर नहीं लगता था क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी और काफी तजुर्बेकार औरत भी थी। इस रात मेरी नौकरानी ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में सोने के लिए जा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप चली जाए, मैं खाना बना लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मैं रोज के मुताबिक खाना बनाने लगी और सोचती जा रही थी कि अब मेरा इस घर में बहुत कम वक्त बचा है और ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई घर में आया है। मुझे महसूस हुआ कि कोई दीवार लांघ कर आया है तो मेरी रूह कांप गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती अचानक से किचन का पिछला वाला दरवाजा खुला और मैंने देखा कि अमन वहां से दाखिल हो रहा है। मैंने इसकी तरफ देखा और डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई और एक लम्हा भी मुझे ये समझने में नहीं लगा था कि वो मुझसे बदला लेने आया है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी तक जेल में है। वो जेल से कब और कैसे निकला शायद मेरे बाबा को भी नहीं मालूम था कि वो जेल से निकला है। मैं उसे देखते हुए एकदम से अपने कमरे की तरफ भागी और वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसने दरवाजे को धक्का दे दिया और वो मेरे कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मुझे अजीब नजरों से देखने लगा और मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैंने उससे कहा कि खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। उसने मुझे कहा क्यों ना हाथ लगाऊं तुम्हें, मैंने तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद की थी ना। तुम जानती हो इज्जत बर्बाद करना किसे कहते हैं। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी खाल उधेड़ कर रख दी। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं उठने और चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। काफी वक्त तक तुम्हारी वजह से मेरा काम ठप हो गया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई
और मैं मुजरिमों के लिस्ट में आ गया। मैं इतना खतरनाक मुजरिम तो नहीं था और ना ही बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरी थोड़ी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी और मैं एक मुजरिम बन गया और अब तुम्हारे सामने हूँ। तुम मेरी गुनहगार हो। एक बार भी तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारे माँ बाबा के साथ जो किया वो क्यों किया। एक बार मुझसे पूछती तो तुम्हें सच बता देता। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस बात का ध्यान भी मुझे पाप लगता था तुमने इसी का मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने मेरे दुपट्टे को खींचकर फेंका और मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं रोने लगी, इसकी मिन्नतें करने लगी, उसके हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरी कुछ दिन बाद शादी है। ये सुनना था कि वो तो जैसे पागल सा हो गया था, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया और फिर वहां से चला गया। मेरी माँ शॉपिंग के बाद अपने भाई के घर चली गई थी, इसलिए उन्होंने वापस आने में देर कर दी और शायद बहुत देर कर दी थी। जब तक मैं तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, अमन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो मेरी दुनिया उजाड़ कर वहां से चला गया और मैं मुर्दा शरीर की तरह जमीन पर पड़ी रही और तब तक पड़ी रही जब तक मेरी माँ और मेरे बाबा घर पर नहीं आए थे। और फिर मुझे इस हालत में देखकर उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी हालत किसने की है, तो मैंने रोते हुए अमन का नाम लिया। ये सुनकर मेरी माँ को सदमा लगा और मेरी माँ रोने लगी और बाबा को बातें सुनाने लगी। ये था एक बहुत ही शैतान किस्म के लड़के को अपने घर में लाने का अंजाम। जिस घर में जवान बेटियां हो उस घर में मर्द नौकर रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बाबा की आंखों पर तो अमन के यकीन की पट्टी बंधी हुई थी और मेरी माँ और बाबा जो इस आदमी की बातों में आकर अपना सब कुछ गवा चुके थे। घर का सुकून तो वैसे ही बर्बाद हो चुका था और वही आदमी जिसे घर की रखवाली के लिए रखते थे वही उनकी इज्जत का लुटेरा निकला और उनके घर के सुकून के साथ उनकी इज्जत को भी खराब कर गया। काफी दिनों तक मेरे माँ बाबा को इस बात का सदमा था और वे सोच रहे थे कि आखिर अमन जेल से बाहर आया कैसे। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे माँ बाबा के चेहरे ऐसे थे जैसे उन पर कोई खामोशी का साया छा गया हो। मैं भी अपने कमरे में पड़ी हुई थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी और मेरी माँ को इतना सदमा लगा था कि वो मेरा ख्याल तक नहीं रख रही थी। मेरी माँ खुद को बंद कर अपने कमरे में पड़ी रहती थी और इस हालत में इस बड़ी नौकरानी ने सारे घर को संभाला हुआ था। उन्होंने मेरी माँ को हौसला दिया और मेरे माँ बाबा को ये राय दी कि इस बात को छुपाए रखे और खामोशी से बेटी को विदा कर दे। इस बूढ़ी औरत ने हमारे साथ बहुत भलाई की। अगर वो औरत ना होती तो हम तीनों को कोई हौसला ना होता, लेकिन वो बहुत तजुर्बेकार औरत थी और उसने मेरी माँ को भी संभाला और मेरे बाबा को भी हौसला दिया और मुझे भी कहा कि मैं इस सब से बाहर निकलूं, वरना बहुत बदनामी होगी। अब जब कि शादी होने जा रही है तो बेहतर है कि इस बात को छुपा कर रखा जाए। मेरे माँ बाबा ने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी किसी से नहीं कहूंगी और खामोशी से शादी कर लूंगी और ये राज कभी नहीं खोलूंगी। बेहतर यही है कि मेरी इज्जत से शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। मेरे लिए तो पति से इतना बड़ा सच छुपाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से जालिम ने मेरे जिस्म को दागदार किया था वो दाग अपने पति से छुपा नहीं सकती थी। अगर वो जख्मों के बारे में मुझसे सवाल करता तो मैं उसे क्या जवाब देती। मैं सोच सोच कर परेशान थी। शादी तो दूर की बात, मेरा तो जिंदगी से ही दिल उड़ गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती थी। जिंदगी तो बेकार हो ही गई थी, लेकिन मैं कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहती थी। इस सदमे में भी मुझे इतना होश तो जरूर था कि मुझे खुदकुशी नहीं करनी है। मैंने माँ बाबा से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लड़के वालों से इनकार कर दें, तो मेरे बाबा ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये शादी खामोशी से कर लो, बात की बाद में देखी जाएगी। मैंने बाबा से रोते हुए कहा कि मैं आज इस मुकाम पर उनके गलत फैसले की वजह से हूँ। मैं तो बच्ची थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें तो सब कुछ मालूम था कि जवान बेटी के होते हुए जवान मर्द नौकर को घर पर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ इस घर में रखा बल्कि हर जगह मुझे उसके साथ भेज देते थे। मेरी बातें सुनकर मेरे बाबा रोने लगे तो मुझे उनका बहुत दुख हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं बहुत गलत बोल गई हूँ। पहले ही वो मेरी वजह से सदमे में है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गले लगा कर रोने लगे और मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वाकई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। हम सब घर वाले खामोश हो गए थे और शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपने पति को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मुझे अपने होने वाले पति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए बुलाया। वो मुझसे मिलने मेरे घर आया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने चोरी से उसे क्यों मिलने के लिए बुलाया है।
तो मैंने कहा कि मुझे कुछ आपको बताना है, इसके बाद फैसला आपका होगा। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि क्या बताना है, तो मैंने अपने कुर्ते की आस्तीन हटाकर उसे अपने जख्म दिखाए। मेरे जख्म देखकर वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला कि मेरी ये हालत किसने की है। मैंने सारी बात उसे बता दी कि मेरे नौकर ने ये सब किया है मुझसे बदला लेने के लिए। वो थोड़ी देर सोचता रहा और मैं सर झुकाए इसके सामने बैठी रही। इसने पूछा कि क्या तुम ये शादी करना नहीं चाहती। मैंने कहा शादी तो दूर, मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती, मगर मेरे माँ बाबा की जिद है कि मैं उनकी इज्जत रख लूं और शादी करूं। लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं आपको धोखा दूं और आपको अंधेरे में रखकर आपसे शादी करूं। वो तो माँ बाबा हैं, वो तो मेरा राज राज ही रखना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। उसे शायद मेरी ये बात अच्छी लगी और उसने कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। सारी सच्चाई जानकर इसका मुझसे शादी के लिए राजी होना मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। जो कुछ हो चुका था, इसके बाद मेरे अंदर जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं रही थी, लेकिन जिंदा रहना भी मजबूरी थी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि और कितनी मंजिलें बाकी है जो मुझे तय करनी थी। उन हालात में शादी हो जाना ही लड़की के लिए हर मुश्किल का हल नहीं होता है। कुछ परेशानियां, बल्कि बहुत सारे मसले इस तरह की लड़की के लिए शादी के बाद भी जन्म लेते हैं, और मेरे लिए भी बहुत सारे मसले जन्म ले चुके थे। और सबसे बड़ा मसला शादी की पहली रात ही मेरे लिए खड़ा हो गया था, जब पति को करीब देखकर मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था कि चीख कर मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया और मैं चीखते चीखते बेहोश हो गई। मेरे अंदर अभी भी इस भयानक रात का डर बाकी था, वो डर जो मेरे अंदर से कभी निकलने वाला नहीं था, वो एक भयानक रात जो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे पति ने तो मेरे साथ भलाई की और हकीकत को मानते हुए मुझसे शादी कर ली। यकीनन उनकी नीयत अच्छी थी, शायद इसके दिल में मेरे लिए रहम था, लेकिन मेरी अपनी हालत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं कुछ भी अब बर्दाश्त करने के लायक थी। दुनिया को लगता है कि एक लड़की जो इस किस्म के जुल्म का शिकार हुई हो और उसकी जल्द से जल्द शादी करना हर परेशानी का हल है, और दुनिया ऐसी लड़की से उम्मीद करती है कि वो शादी के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन ये दुनिया की भूल है। इस तरह का हादसा अगर किसी लड़की के साथ किया जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है नॉर्मल जिंदगी गुजारना, और मेरे लिए तो शादी की पहली रात ही मुश्किल हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में नहीं थी, बल्कि अपने मायके में थी। मेरे बेहोश होने के बाद मेरे माँ बाबा को रात ही बुलाया गया था। मेरी सास ने मेरे माँ बाबा से कहा कि तुम लोगों ने अपनी पागल बेटी को मेरे बेटे के साथ बांध दिया है, तुम्हारी बेटी पागल है और इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये तमाम बातें सुनकर मेरा पति भी खामोश रहा, इसके पास भी बोलने को कुछ नहीं था। मेरी सास मुझे पागल कह रही थी और बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं पागल ही तो हो चुकी थी, मुझे तलाक हो गई थी। मेरे माँ बाबा मेरा गम बर्दाश्त न कर सके और एक एक करके दोनों ही दुनिया से चले गए थे। मैं अकेली रह गई थी। 5 साल बीत गए थे। मैं स्कूल में टीचिंग करने लगी थी अपना मन लगाने के लिए, जब एक बार छुट्टी के वक्त मैंने देखा कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को लेने आने वाला इसका नौकर कोई और नहीं बल्कि अमन था। इसे देखकर मेरा जी चाहा इसे जान से मार डालूं। वो भी मुझे देख चुका था। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। मैं घर चली गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू पाने लगी। जब शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं इस वक्त सहन में बैठी चाय पी रही थी। नौकरानी अंदर काम कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अमन को देखकर मेरी आंखें नफरत से लाल हुई थी। कहने लगा, मुझे सजा दे दो पलक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तब से मैं भी सुकून में नहीं हूँ। बहुत बार चाहा कि तुमसे माफी मांग लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ और कोई भी झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा। कहने लगा, मेरी माँ कैंसर की पेशेंट थी और उसके इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, जो मेरी तनख्वाह से बहुत ज्यादा थे। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। जब मैं तुम्हारे घर आया तो रोता हुआ आया था। पहले पहल मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी माँ से अपनी माँ की दवाओं के लिए पैसे मांगता, वो इनकार कर देती। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे माँ बाबा में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मुझे यही ठीक लगा कि अगर मैं दोनों को एक दूसरे के राज बताऊं तो मुझे दोनों से पैसे मिलेंगे। मैंने माना कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। तुम्हारे मामले में मैंने कभी गलत नहीं सोचा था। मैं नहीं जानता था कि जज्बा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। जब तुम्हें मैंने थप्पड़ मारा तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए मैं चुप चुप रहने लगा था, क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानता था। लेकिन इसी वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
इसलिए मैंने फिर झूठी बातों का सहारा लिया, लेकिन इस बार तलाक तक आ पहुंची थी। मैंने सोच लिया था कि अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी माँ मेरे जेल जाने की वजह से मर गई, इसलिए जब मुझे जेल से रिहाई पर ये खबर सुनने को मिली तो मैं पागल हो गया था। मैंने सोच लिया था तुमसे बदला लेना है और मैं तुम्हारे घर पहुंच गया। जो कुछ भी उस वक्त हुआ मैं गुस्से में अंधा हो चुका था, लेकिन घर वापस जाकर मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने खुद को बहुत मारा पीटा। कई दिन घर से बाहर नहीं निकला। तुम्हारी शादी और बर्बादी की खबर सुनकर मैं अपने आप को ही बुरा लगने लगा था। मैं रोज तुम्हें दी जाने वाली तकलीफों को सोच कर मरता हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता। मैं कई सालों से सो नहीं पाया। मेरे कानों में तुम्हारी सिसकियां गूंजती है। वो मेरे सामने हाथ जोड़े रो रहा था। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है पलक, लेकिन कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल कभी नहीं समझता था। लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो और मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। इसकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था, और वो खामोश होकर वहां से चला गया और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगी। धन्यवाद दोस्तों।